हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 25 लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख चुके हैं, जिसमें आपके पार्ट नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका पवन सीरीज, इंग्लिश का पवन सीरीज का शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो गए हैं, जिसको हिंदी में हम कहें लघु उत्तरीय क्वेश्चन इंग्लिश के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाए गए हैं, जहां पर आपको बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो एक बार जरूर जाकर चैनल पे विजिट करिएगा। और बाकी हम आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको जहाँ भी सुविधा होगी वहाँ से आप अपनी स्टडी करिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन है 26 नंबर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? ये दोस्तों आपके बीटीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चूंकि दोस्तों ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में चलाई गई योजना थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मेन पर्पस था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ शिक्षा के लिए भवन और जो भी शिक्षण सामग्री उसकी व्यवस्था करना। तो दोस्तों, आवश्यक, सबसे ज़्यादा आवश्यक जो भी सामग्रियाँ, आवश्यक सुविधाओं का मुहैया कराना। तो दोस्तों, यहाँ पर चूँकि बहुत ही शॉर्ट दिया है, तो इतनी शॉर्ट आपको तो नहीं लिखना है, लेकिन आप इसके पहले भी हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको, मुझे आशा करती हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको अभी भी याद होंगी। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक के स्कूलों में, यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्राथमिक स्कूल की हमेशा बात करता है। प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करता था। दोस्तों, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लैक बोर्ड योजना चलाई जा रही है। ये 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना जो थी, इसे सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया गया था। जो इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड योजना के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत इसका अलग से बजट होता है सरकार के द्वारा, और इसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार किया जाता है। क्लियर? और साथ ही अगर हम बात करें तो 2011 तक लगभग 90% प्राथमिक में और 70% उच्च प्राथमिक स्कूलों की योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका था। क्लियर? तो इस तरह से आप डिटेल करके लिख सकते हैं। इसके पहले भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एसओपीटी कार्यक्रम संचालित करने के क्या कारण बताइए? ये आपके 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, एसओपीटी भी इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, एसओपीटी चलिए देख लेते हैं। ये बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर देखते हैं, एसओपीटी के क्या कारण थे। इसमें हमें पहला पॉइंट क्या मिल रहा है कि जो एनसीईआरटी है, वो 1991 में जो राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर जोर दिया गया था। किस तरह से एसओपीटी के माध्यम से जो अधिगम का स्तर है उसमें दक्षता लाई जाए, इस पर जोर दिया गया था। और देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों, जो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें जो भी सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, उसको किस तरह से दक्षता के माध्यम से, किस तरह से उसमें क्षमता का विकास किया जाए, एक तरह से कह सकते हैं। जो भी शिक्षक हैं वो किस तरह से अपने स्किल को डेवलप करें, जिससे कि जो भी छात्रों का अधिगम हो बेहतर ढंग से हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और नंबर 3 पर हम देखें तो शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, जो भी शिक्षक हैं, एक तरह से शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य करें, उसमें छात्रों की योग्यता, अभिरुचि, क्षमता और स्तर का ध्यान रख करके शिक्षण कार्य करें, जिससे कि अधिगम सही ढंग से हो। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है, कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहन करना। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट, इसके पहले भी ये सारे पॉइंट हम देख चुके हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप सबको याद भी आ रहा होगा कि किस तरह से एसओपीटी के माध्यम से जो भी टीचर हैं वो अपनी स्किल किस तरह से डेवलप करें, साथ ही यहाँ पे जो भी शिक्षण कार्य करें वो छात्रों को क्रियाकलाप के माध्यम से, यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से
अधिगम कराएं, जिससे कि वो करके सीखने की तरफ अग्रसित हो, ना कि करके सीखने की तरफ आगे बढ़े, ना कि रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर आए। एक तरह से वहां पे जो उनका अधिगम हो वो प्रभावशाली हो। यहाँ पे कहने का सेंस यही है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से आप क्या लाभ है। विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से क्या लाभ है, बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखिए विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का संबंध विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से है, जिसे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम पूछे या फिर स्कूल रेडीनेस पूछे, कभी कभी हिंदी का इंग्लिश में पूछ लेता है, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम पूछ रहा है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम पूछ रहा है। तो दोनों का आप हिंदी इंग्लिश करके समझ लीजिए, जिससे कि आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अभिप्राय है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहलाता है। जिसमें बच्चे खुद से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित हों, उन्हें कहते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। ठीक, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहलाता है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। इसके पहले अगर हम बात करें सबसे पहले कहाँ पे तैयार किया गया, यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर। यह कार्यक्रम प्रमुखतः उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह को 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है। ये विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम या फिर हम कहें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो होता है वो एक तरह से छात्रों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए होता है और साथ ही ऐसे छात्रों के लिए होता है जो कक्षा 1 में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। इसके पहले वो कभी भी एक तरह से प्री प्राइमरी वगैरह नहीं गए होते हैं, ऐसे कहीं भी उन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त की जहाँ पर उन्हें पहले ही नर्सरी या बेबी क्लास में कभी पढ़ा हो। तो दोस्तों ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पे 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि, यहाँ पे 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं, यानी कि उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ चूंकि वहाँ पे उन्हें विद्यालय के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती, वो केवल फर्स्ट में एडमिशन ले लेते हैं, तो इसलिए उन्हें 6 सप्ताह से लेकर के लगभग 2 माह तक उन्हें प्री प्राइमरी स्कूल की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद वो विद्यालय में प्रवेश कर पाएँ, इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस विद्यालय के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। क्लियर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हो या विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम। तो एक छोटी सी बात समझिए यहाँ पे कि कोई भी एक बच्चा जाता है कक्षा 1 में प्रवेश ले लेता है, इसके पहले वो कभी विद्यालय नहीं गया है, तो उसको विद्यालय के विषय में पूर्व जानकारी, एक तरह से उसे विद्यालय के जो भी कार्यक्रम है, जो भी विषय वस्तु है, उसके बारे में उसे सही ढंग से जानकारी कराने के लिए 2 माह लगभग 6 सप्ताह का समय लगता है। उसमें उसे सारी क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं विद्यालय से संबंधित। उसके बाद उसे कक्षा 1 में प्रवेश कराया जाता है। क्लियर। ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। क्लियर। यहाँ पे देखिए इस कार्यक्रम को विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहा जाता है अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहा जाता है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। तो दोस्तों जो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम होता है वो एक तरह से सीमित साधन में ही विद्यालय में किस तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं या जो लाभ है उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए, एक व्यवहारिक साधन है जहाँ पे
कम समय में छात्रों को पूर्व की कक्षा के ज्ञान के विषय में बताया जाता है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को ठीक प्रकार से समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित विकास हो सके। तो दोस्तों इसके पहले ही हमने डिस्कस किया कि चूंकि जब जो छात्र है वो डायरेक्ट फर्स्ट में प्रवेश ले रहा है, उसको बिल्कुल भी विद्यालय के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो शुरू में जो 6 सप्ताह होते हैं वो उसके लिए प्री प्राइमरी की तरह होता है कि किस तरह से उसे विद्यालय के वातावरण को किस तरह से वो एब्जॉर्ब करे, किस तरह से वहाँ की प्रत्येक कार्यक्रम के विषय में जाने। तो ये सारी चीजें उसके लिए एक विद्यालय की तैयारी के माध्यम से ही कराई जाती हैं। क्लियर? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चूंकि समय बहुत कम है आपके पास। मेन मोटिव है कि आप जो भी सब्जेक्ट है, आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रटने से चीज़ें भूल जाती हैं और यहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको बस यहाँ समझना, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और इसका क्या मतलब था। इसलिए मैं बार बार आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है 29, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य लिखी। ये बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जिला के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जिला परियोजना कार्यालय के विषय में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका पहला उद्देश्य क्या है कि जो जिला है उसका सार्वभौमिकरण यानी कि उसके लक्ष्य को किस तरह से पूर्ण किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2 पर हम देखें तो बालिकाओं और महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, जो जिला परियोजना कार्यालय के जो उद्देश्य हैं स्थापना के, इसमें दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। चूँकि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति दयनीय इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं वो खुद को अपने आप को पुरुषों से पीछे पाती हैं। तो दोस्तों एक तरह से उनके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होगा, जिससे कि वो पुरुषों के समान ही खुद को शिक्षित भी कर पाएंगे और खुद को उनके सम्मुख खड़ा कर पाएंगी। क्लियर? अब हम देखें नंबर 3 पर, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालक के एवं बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके एवं समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना। तो दोस्तों जिला परियोजना कार्यालय का जो स्थापना को जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि अगर किसी कारणवश 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या बालक हो या बालिकाएं हो, अगर वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं या विद्यालय से वंचित हैं, तो वो किन कारणों से वंचित हैं उन समस्याओं का समाधान करके उन्हें विद्यालय तक भेजना कि वो अभी उनकी पढ़ने की उम्र है, वो पढ़ाई करें। क्लियर? क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसकी नियुक्ति कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है वो आपके इस आंसर में लिखे गए हैं। ये आपका 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। तो दोस्तों ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष ज़्यादातर पूछता है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे नाम से ही है कि माध्यमिक शिक्षा यानी आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो भी सुधार हुए हैं और जो भी आवश्यकताएं थी उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हुए उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस आयोग में तो यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिख देनी है, जिससे कि ये आंसर आपका कंप्लीट लगे। चूँकि यहाँ पे बहुत ही छोटा लिखा गया है तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और आगे भी हम डिटेल में और देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।